नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष की तैयारी की, एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर विपक्ष के हमलों की, देखेंगे सावरकर मानहानि मामले में आए नए ट्विस्ट को, सुप्रीम कोर्ट पर क्यों भड़के महमूद मदनी, जानेंगे क्यों दुनिया भर में फ्लाइट्स की सर्विस हुई प्रभावित, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नेशनल हेराल्ड केस की तीसरी बार टली सुनवाई, अब 16 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर 2000 करोड़ की संपत्ति हथियाने का लगा है आरोप। सीजे सूर्यकांत ने लॉ स्टूडेंट्स को दी सलाह, कहा ईमानदारी न छोड़ें, संविधान तभी तक रहेगा जब तक आपकी नैतिकता इसे बरकरार रखेगी। सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में दी सलाह। केंद्र के नए लेबर कोड पर भड़की शिवसेना यूबीटी, अरविंद सावंत ने कहा खत्म हो जाएंगे मजदूरों के अधिकार, कांग्रेस भी कर चुकी है श्रम कानूनों का विरोध। और पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की बहन ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा नए हिटलर हैं मुनीर, भाई इमरान से नहीं दे रहे मिलने। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद के शीतकालीन सत्र की 1 दिसंबर से शुरुआत हो रही है। मोदी सरकार को इस बात का एहसास है कि ये सत्र उसके लिए आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, खास तौर पर एसआईआर और वोट चोरी जैसे मुद्दे, जिस पर वो चर्चा की मांग करेगा। तो संसद सत्र से पहले कैसे मुश्किल में दिख रही है मोदी सरकार, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद सत्र में इस बार भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। विपक्ष ने एसआईआर, वोट चोरी और प्रदूषण के साथ ही मोदी सरकार की विदेश नीति से जुड़े मुद्दे, खास तौर पर अमेरिकी टैरिफ को संसद में उठाने की तैयारी कर ली है। संसद में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी के आवास पर 30 नवंबर को शाम 5 बजे पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई गई है। बैठक में उन मुद्दों पर चर्चा होगी जिन्हें संसद में उठाया जाएगा। वैसे जिन मुद्दों को उठाने की तैयारी की जा रही है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पर दिए गए बयान और चीन के साथ व्यापार समझौतों के साथ ही सीमा विवाद के मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी उठना तय माना जा रहा है। कांग्रेस इन सभी मुद्दों को 30 नवंबर को सरकार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी उठाएगी और मांग करेगी कि इन पर संसद में चर्चा कराई जाए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो पहले ही साफ कह चुके हैं कि प्रदूषण का मुद्दा संसद में उठाया जाएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने भी साफ कर दिया है कि उसकी तरफ से एसआईआर प्रक्रिया का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ में बीएलओ की जान जाने का मुद्दा भी टीएमसी संसद में उठाएगी। पार्टी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने बीएलओ पर अमानवीय दबाव डाला, जिससे उनकी जान गई। टीएमसी नेताओं का कहना है कि बंगाल को इतनी गहन जांच के लिए आखिर क्यों चुना गया, जबकि दूसरे सीमावर्ती राज्यों को छूट दी गई। पार्टी की तरफ से एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जान गंवाने वाले बीएलओ के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग भी की जाएगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी कहा है कि एसआईआर का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। विपक्ष की तरफ से इस पर संसद में चर्चा की डिमांड की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 30 नवंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें विपक्ष के नेता के साथ विधेयकों की सूची साझा की जाएगी और उनके सुझाव लिए जाएंगे। इस बार संसद का सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन की 15 बैठकें होंगी। मोदी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है, तो अखिलेश यादव ने बीजेपी की मुश्किलों को और बढ़ाने का काम किया है। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने आयोग और बीजेपी पर सवालों की बौछार कर दी है। उन्होंने आयोग पर बीएलओ पर जबरदस्ती दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिससे एक बार फिर चुनाव आयोग घिर गया है। तो ऐसा क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। एसआईआर चुनाव आयोग के गले की फांस बन गया है। इस प्रक्रिया के चलते आयोग लगातार सवालों के घेरे में है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि प्रक्रिया में जल्दबाजी की जा रही है। नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों तक को बीएलओ के सहायक बनाकर लगाया जा रहा है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है, सोची समझी साजिश है, जिसके जरिए मताधिकार और आरक्षण पर चोट की तैयारी की जा रही है। अखिलेश ने बीएलओ की जान जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीएलओ पर जबरदस्ती का वर्क प्रेशर दिया जा रहा है। एसआईआर के लिए भाजपा को इतनी जल्दबाजी क्यों है? वेस्ट बंगाल के लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रखे हैं। एसआईआर भाजपा और आयोग की मिलीभगत की साजिश है। एसआईआर के मुद्दे पर संसद के बाद सड़क पर सपा उतरेगी। अखिलेश ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पर काम करता है। उपचुनाव में चुनाव आयोग के काम को हमने देखा है कि कैसे बूथ लूटने दिया। बीजेपी जो चाहती थी चुनाव आयोग वो करता है। अब अखिलेश ने साफ कर दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर सपा सड़क पर उतरेगी, जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। लेकिन उससे पहले ही आयोग बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में बीएलओ की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है।
आयोग ने बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को पत्र लिखा और उन्हें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान बीएलओ की सुरक्षा पक्की करने का निर्देश दिया। ये 3 दिनों में राज्य सरकार को चुनाव आयोग का दूसरा पत्र है, जिसमें पश्चिम बंगाल में पोल अधिकारियों की सुरक्षा पर चिंता जताई गई है। दरअसल हाल ही में बीएलओ दफ्तर में घुसकर कुछ बीएलओ ने ज्यादा काम के बोझ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे चुनाव आयोग ने गंभीर सुरक्षा उल्लंघन बताया था। ऐसे में चुनाव आयोग दो तरफा घिरता जा रहा है। चुनाव आयोग घिरता दिखाई दे रहा है तो राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सावरकर मानहानि मामले में कांग्रेस सांसद के खिलाफ अदालत में मुकदमा चल रहा है। ये याचिका सावरकर के रिश्तेदार ने दायर की थी, जिसे लेकर हाल ही में सुनवाई हुई और राहुल को कोर्ट से बड़ी जीत मिली। कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको चौंका दिया। तो ऐसा क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सावरकर मामले में सुनवाई के बीच राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले सत्यकी सावरकर को बड़ा झटका लगा है। पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में जब सबूत पेश किए गए तो वो खाली निकले, सीडी में कुछ था ही नहीं, जिसके बाद इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल विनायक दामोदर सावरकर के प्रपौत्र सत्यकी सावरकर ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर मानहानि के आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि राहुल गांधी ने लंदन में दिए गए एक भाषण के दौरान सावरकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में प्रमुख सबूत के तौर पर कथित भाषण का वीडियो एक सीलबंद सीडी में पेश किया गया था और मामले में संज्ञान लेते वक्त इसे कोर्ट में चलाया भी गया, जिसके आधार पर राहुल गांधी को समन जारी किया गया था। लेकिन इस बार जब कोर्ट में इस कैसेट को दोबारा चलाया गया तो इसमें से कोई डेटा ही नहीं निकला, जिसे देखकर सब चौंक गए। शिकायतकर्ता की तरफ से पेश वकील ने बताया कि पहले ये सीडी अदालत में चलाई जा चुकी है। उन्होंने कोर्ट से YouTube पर उपलब्ध भाषण को सीधे देखने की इजाजत मांगी, लेकिन राहुल की तरफ से पेश वकील ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि ऑनलाइन कंटेंट अपने आप में प्रमाणित नहीं होता, जिस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का हवाला देते हुए कोर्ट ने भी शिकायतकर्ता की अपील खारिज कर दी। इसके बाद शिकायतकर्ता की तरफ से एक और सीडी पेश करने की इजाजत मांगी गई, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सीडी मौजूद नहीं है, जिसके बाद ये मामला और उलझता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस सीडी में वाकई में कोई सबूत था तो वो गायब कहां हो गया। सावरकर मामले में आए नए ट्विस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। तो जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने सरकार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। कहा कि कोर्ट के हाल के फैसलों से लगता है कि उस पर सरकार का दबाव है। उन्होंने जिहाद की बात कही, साथ ही इसका मतलब भी बताया। तो क्या कुछ कहा मदनी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, हर संस्था दबाव में दिखाई दे रही है। मदनी ने कहा, इस वक्त देश की स्थिति बेहद संवेदनशील और चिंताजनक है। दुख की बात है कि ये कहना होगा कि एक विशेष समुदाय को जबरन निशाना बनाया जा रहा है, कानूनी रूप से शक्तिहीन, सामाजिक रूप से अलग थलग और आर्थिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। उनके धर्म, पहचान और अस्तित्व को कमजोर करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई, वक्फ संपत्तियों की जब्ती और धार्मिक मदरसों और सुधारों के खिलाफ नकारात्मक अभियान जैसे व्यवस्थित और संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। मदनी ने आगे कहा कि इस्लाम में जिहाद बेहद पवित्र अवधारणा है, लेकिन आज उसको हिंसा से जोड़ दिया गया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद और यहाँ तक कि थूक जिहाद जैसे जुमले बनाए जा रहे हैं और इनका इस्तेमाल करके मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके धर्म का अपमान किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि सरकार और मीडिया में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इन शब्दों से ना तो परहेज है और ना ही कोई शर्म महसूस होती है। उन्हें पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाने की परवाह भी नहीं है। ये लंबे वक्त से चला आ रहा है। कहीं पर कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसको जिहाद बता दिया जाता है। मुसलमानों के ऊपर गलत आरोप लगाए जाते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और 3 तलाक जैसे मामलों में आए फैसलों के बाद ये राय बन रही है कि अदालतें हुकूमत के दबाव में काम कर रही हैं। मौजूदा वक्त में वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मामलों की सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का हक रखता है जब तक कि वो संविधान पर अमल कर रहा है। मदनी ने एसआईआर को लेकर कहा कि हमें इस पर नजर रखनी होगी, जिससे हम निराशा से बच सकते हैं। मदनी के सवालों से मोदी सरकार घिर गई है तो एनडीए सरकार को घेरने की तैयारी महागठबंधन ने भी कर ली है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार महागठबंधन ने बैठक बुलाई। इस दौरान नतीजों पर चर्चा की गई, साथ ही विधानसभा के विशेष सत्र में एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई। तो क्या कुछ हुआ बैठक के दौरान, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र की तैयारियों को धार देने के लिए पटना में महागठबंधन ने बैठक बुलाई। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद महागठबंधन की ये पहली बैठक थी। इस दौरान नतीजों पर चर्चा की गई, साथ ही आगामी सत्र को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। बैठक में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया, यानी तेजस्वी यादव अब विधानसभा में विरोधी दल के नेता होंगे। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने तेजस्वी के नाम पर मुहर लगा दी, यानी अब तेजस्वी यादव 18वीं
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। इस दौरान यह तय हुआ कि विपक्ष की संख्या भले ही कम है, लेकिन जनहित के मसले पर मजबूती से सदन में आवाज उठाई जाएगी। लोगों की भलाई के लिए विपक्ष मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगा। विपक्ष ने साफ किया है कि सरकार की तरफ से जो भी वादे जनता से किए गए हैं उन्हें वो सरकार से पूरा करा के रहेंगे। साथ ही बिहार विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा, उनके हक की आवाज को उठाया जाएगा। यानी विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। साथ ही पूरी रणनीति अब तैयार हो गई है। महागठबंधन के सहयोगी दलों की संयुक्त बैठक में कांग्रेस से एमएलसी समीर सिंह, माले विधायक संदीप सौरव और आईपी गुप्ता जैसे प्रमुख नेता शामिल हुए। इस दौरान और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक से पहले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र की तैयारी चल रही है। बता दें कि विधानसभा का ये सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान नए विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर का भी चुनाव होगा। बिहार विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सरगर्मी तेज है, तो चर्चा में कर्नाटक की सियासत भी बनी हुई है। काफी वक्त से कर्नाटक सरकार में खींचतान की खबरें सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद की कुर्सी को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन दोनों नेताओं ने इस तरह की खबरों को खारिज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के अंदर विवाद को लेकर खबरें चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार दोनों ने ही किसी तरह के विवाद की खबरों को खारिज कर दिया। दोनों नेताओं के बीच ब्रेकफास्ट पर बैठक हुई। बैठक के बाद सिद्धारमैया ने साफ किया कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। दोनों नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और इस दौरान सीएम ने कहा, हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होंगे। हमारा एजेंडा 2028 के चुनाव है। लोकल बॉडी चुनाव जरूरी है। हमने उस पर चर्चा की। हमने 2028 के चुनावों में कांग्रेस को वापस लाने पर भी चर्चा की। हमने चर्चा की कि हम साथ मिलकर चलेंगे। हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है और भविष्य में भी कोई मतभेद नहीं होंगे। हमने तय किया है कि हाईकमान जो भी कहेगा हम मानेंगे। दोनों ही नेताओं ने मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो सरकार के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहा है। सिद्धारमैया ने इस तरह की खबरों के पीछे बीजेपी को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी और जेडीएस को झूठे आरोप लगाने की आदत है। बीजेपी और जेडीएस ने कहा कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे। उनके पास सिर्फ 60 विधायक हैं और जेडीएस के पास 18 विधायक हैं। वो हमारी संख्या का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे पास 140 विधायक हैं। ये बेकार की कोशिश है। हम उनके झूठे आरोपों का सामना करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि पिछले लंबे समय से दावा किया जा रहा था कि जल्द ही कर्नाटक सरकार में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की इस मुलाकात ने नटकलों पर विराम लगा दिया है। सिद्धारमैया और शिवकुमार की इस मुलाकात के बाद कर्नाटक में कांग्रेस के बिखराव की खबरों पर विराम लग गया है। वैसे ठप तो हवाई यात्रा भी हो गई है। दुनिया भर की फ्लाइट्स महज एक सॉफ्टवेयर की वजह से प्रभावित हो गई। एयरबस के A320 एयरक्राफ्ट में एक बड़ी दिक्कत सामने आई है, जिसे दूर करने के लिए कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया है, लेकिन इस प्रक्रिया ने फ्लाइट सर्विसेज को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया भर में हवाई यात्राएं ठप सी हो गई हैं। इंडिगो, एयर इंडिया से लेकर अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस तक दुनिया भर की फ्लाइट्स या तो कैंसिल हो गई या रीशेड्यूल की जा रही है और इसकी वजह है महज एक सॉफ्टवेयर अपडेट। फ्रांस की विमान बनाने वाली मशहूर कंपनी एयरबस में हो रहे एक अर्जेंट सॉफ्टवेयर अपडेट का असर दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले A320 फैमिली के एयरक्राफ्ट्स पर पड़ रहा है। दरअसल एयरबस विमानों में लगे कंप्यूटर्स को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। एयरबस ने बताया है कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम में ELAC-2 कंप्यूटर सूरज की तेज रेडिएशन से एक पल में करप्ट हो गया, जिससे बिना पायलट के आदेश के विमान नीचे गिरने लगा। A320 में फ्लाई बाय वायर तकनीक है, यानी पुराने तार केबल की जगह कंप्यूटर से सब कंट्रोल होता है। अगर कंप्यूटर का डेटा खराब हो जाए तो विमान अपने आप गलत हरकत कर सकता है। इस समस्या का पता तब चला जब अक्टूबर में मेक्सिको से अमेरिका जा रहे जेट ब्लू के एक विमान की ऊंचाई में अचानक गिरावट आ गई और उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसके बाद अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले की जांच शुरू की और एयरबस ने बताया कि यह घटना भी इस सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते ही हुई। ऐसे में कंपनी ने इन एयरक्राफ्ट्स में जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करने के लिए कहा है। एयरबस की माने तो दुनिया भर के लगभग 6000 जेट्स को अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा। कंपनी ने यह भी माना है कि इस सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से दुनिया भर में फ्लाइट की सर्विसेज प्रभावित होंगी। भारत में इसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ A320 एयरक्राफ्ट्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। भारत में इस फैमिली के लगभग 400 एयरक्राफ्ट पर सॉफ्टवेयर अपडेट का असर पड़ा है, जो इंडिगो और एयर इंडिया इस्तेमाल करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन का वक्त लग सकता है। ऐसे में यात्रियों को फ्लाइट के शेड्यूल की पहले से ही जानकारी लेने की सलाह दी गई है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जैसा देश वैसा भेष,
जब पूरे देश के अंदर ही एक ही तरह की चीज़ चल रही है, वहाँ पर बाबा का प्रोडक्ट कैसे पीछे रह सकता है। बाबा का प्रोडक्ट यानी कि उनका देसी घी अपनी जांच के पैमाने के मापदंडों पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरा है। उसके ऊपर तमाम तरह की सफाइयाँ हालांकि बाबा की तरफ से दी जा रही हैं। पहला ऐसा मौका नहीं है जब ऐसा हुआ है। बाबा ने कहा कि ऐसा तो कंपनी जो है वो ही अपने ठीक स्तर की नहीं है, अपनी अपनी सफाइयाँ हैं। हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में बाबा के प्रोडक्ट ने बहुत मुंह की खाई हुई है, उसके बावजूद बाबा देश की जनता को अपने प्रोडक्ट जैसे कि तैसे खिलाने के ऊपर उतारू है। क्या किया जा सकता है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।